नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। लगातार 5 महीनों से भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली जारी है। फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात की जाए तो उसमें एफआईआईज ने लगभग 4 लाख करोड़ से ज्यादा की बिकवाली की और कल भी एफआईआईज के जो आंकड़े हैं बिकवाली के वो भी चौंकाने वाले। 2377 करोड़ की बिकवाली उन्होंने की। इस बिकवाली पर हेलियोस कैपिटल के सीईओ समीर अरोड़ा का कहना था कि यह बिकवाली शेयर बाजार पर लगने वाले टैक्स के कारण हो रही। इसके बाद कई तरह के चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म हो गया। लोग सरकार से दखल देने की मांग करने लगे कि सरकार को बाजार की गिरावट को रोकने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। एलटीसीजी हो या एसटीसीजी को हटाने की बात की गई। अगर कहा गया कि अगर इसको हटा नहीं सकते हैं तो कुछ बदलाव ही करिए। इस पर आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ का बयान आया। विशाखापट्टनम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा कि हाल ही में शेयर बाजार में आए उतार चढ़ाव का टैक्स नीति से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने बताया कि शेयर बाजार कई कारणों से ऊपर नीचे जाता है, लेकिन टैक्स का इससे कोई संबंध नहीं। टैक्स दरें और शेयर बाजार दो अलग अलग मुद्दे हैं। अब सही में ये दो अलग अलग मुद्दे हैं, इसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी और मार्केट को कवर करने वाले संदीप ग्रोवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इकोनॉमिस्ट और टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली सर मौजूद हैं। सर, मनी 9 पर आप दोनों लोग का बहुत स्वागत है। सर मेरा ओपनिंग आपसे रहेगा, कैसे देख रहे हैं इस खबर को सर? देखिए, हर व्यक्ति को अपनी ओपिनियन देने का पूरा हक है। अगर समीर अरोड़ा जी बड़े रिस्पेक्टेबल मार्केट के प्लेयर हैं, वो एफआईआई को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा जहां तक मेरा अंदाजा है वो सिंगापुर में रहते हैं और मैं नहीं मानता कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन खाली यही वजह है अक्टूबर से जो लगातार बिकवाली चल रही है। बिकवाली के पीछे कारण तो जग जाहिर, जिसको बोलते हैं जग जाहिर है। आप लोग भी एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है, बिजनेस न्यूज प्लेटफॉर्म है जी। और मैं भी बहुत सारे बिजनेस न्यूज प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ हूं। मैं एक अर्थशास्त्री भी हूं और मार्केट में भी बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व रहता हूं। इसका मुख्य कारण पीछे बॉन्ड यील्ड 5 से ऊपर पहुंच गई थी, हम सब जानते हैं। और 5 से ऊपर बॉन्ड यील्ड पहुंचने का मतलब है अमेरिका जैसी जगह में अगर बॉन्ड यील्ड इतनी पहुंचती है तो नेचुरल बात है कि एफपीआईज एफआईआईज को लगता है कि उनको पैसा जो है वापस ले जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ग्लोबल अनसर्टेनिटी जब बनती है जी। दो मोर्चों पर, जियो पोलिटिकली भी और जियो इकोनॉमिकली भी, इन दो मोर्चों पर जब अनसर्टेनिटी बनती है, जिसको हम हिंदी में अनिश्चितता का माहौल कहते हैं, तो देखिए बड़ी आसान भाषा में इसको मैं आपको समझाऊं। आपने अपना पैसा मान लीजिए किसी साहूकार के यहाँ निवेश कर रखा है और किसी कारण से उस पूरी मार्केट में हलचल मच जाती है, वहां पर एक अनिश्चितता बन जाती है। सबसे पहले आपके मन में क्या ख्याल आएगा कि मैं वहां से जाके अपना पैसा उठा लाऊं, कहीं मेरा पैसा ना डूब जाए। तो ये बहुत ही आसान इसका समझने का एग्जाम्पल है। जैसे जैसे ग्लोबल अनसर्टेनिटी जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक फ्रंट पे क्रिएट होती है तो ये पैसा वापस खींचा जा रहा है। और भी इसकी वजह है, चाइना ने करीब करीब $1.5 ट्रिलियन अपनी अर्थव्यवस्था में इन्वेस्ट किया। एक रेड कारपेट फिर से निवेशकों के लिए बिठाया, दो तरीके के निवेशकों के लिए बिछाया। एफडीआई के लिए भी, क्योंकि उनके यहाँ से फैक्ट्रियां भाग रही थी, उनके यहाँ से जो लंबे समय से निवेश था, लंबे समय से मैन्युफैक्चरिंग थी, वो भी रीलोकेट होने का सोच रही थी और स्टॉक मार्केट से भी वहां से निकल रही थी। तो उन्होंने फिर से एक बार एक स्टिमुलस प्रोवाइड किया अपनी अर्थव्यवस्था को, जिससे कि वापस लौट आए। उसका भी असर देखा गया और बहुत सारे निवेशक यहां से निकल के वापस गए भी। कुछ रीजन थोड़ा सा जी कुछ है, हालांकि मैं मानता हूं कि वैल्यूएशंस, ट्रेंड इज द फ्रेंड बोलते हैं मार्केट में। अगर वैल्यूएशंस ऊंची भी हैं पर फिर भी अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो वैल्यूएशंस ऊपर होती रहे, लोग उसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं। पर हाँ, जब आप इसको डीप एनालाइज करके देखते हैं तो अगर वैल्यूएशंस हाई है, अगर हमारी पी रेशियो बाकी की दुनिया की मार्केट जिसमें हैंसेंग है, निकी है, कॉस्पी है और यूरोपियन मार्केट्स है, कैक्ट है, डैक्स है, अगर उसके मुकाबले अगर हमारी लंदन का फुटसी, अगर उसके मुकाबले हमारी वैल्यूएशन ज्यादा दिखाई दे रही है, तो मैं समझता हूं किसी भी एफपीआई एफआईआई को हक है कि वो अपने पोर्टफोलियो को रियलाइन करे, वहां पर अपना प्रॉफिट बुक करे। प्रॉफिट बुक करके, अभी वित्त मंत्री महोदया का बयान आया था कुछ हफ्ते पहले की बात है, उन्होंने कहा कि वो लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और हम ये नहीं जानते हैं, इसमें विशाल समझने वाली बात है, हम ये नहीं जानते कि ये जो एफआईआई की बिकवाली है, जो जिस समय जो बिकवाली होती है वो कितने समय से उसने होल्ड कर रखा होता है, ये डेटा नहीं निकल के आता है। उसने 3 साल पहले होल्ड किया था, उसने 1 साल पहले होल्ड किया था, उसने 2 साल पहले लिया था या 2 महीने पहले लिया था। ये डेटा आप देखेंगे कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आता है, वो आपको अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट करके नहीं बताने लग गए।
तो अब अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है और मेरे को लग रहा है कि मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, ऊपर से ग्लोबल अनसर्टेनिटी जियोपॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक फ्रंट पे फैल गई, ऊपर से रशिया यूक्रेन का वॉर थम नहीं रहा है, सोने पे सुहागा, ट्रंप साहब आ गए पिछले कुछ हफ्तों से, उन्होंने आके ट्रेड वॉर डिक्लेयर कर दिया, टैरिफ्स की घोषणा कर दी, सुबह शाम रोज नई नई अनाउंसमेंट्स आने लग गई। तो लाजमी बात है, मैं भी अगर इन्वेस्टर हूं, आप देखिए कि लोकल इन्वेस्टर भी तो कितना बेच रहा है, रिटेल इन्वेस्टर ने भी बेचना शुरू कर दिया। और आपको एक बात बताऊं कि स्टॉक मार्केट में जब बात फैलती है तो आग की तरह फैलती है। मैं ये नहीं कहता कि एफपीआई एफआईआई किसी फैली हुई बात के आधार पर अपनी बिकवाली करते हैं, पर यह सच है कि एफपीआई ने बहुत सारों ने घाटे पे नहीं बेचा है, ये तो मुझे पक्का यकीन है। कम मुनाफा हो रहा होगा, हो सकता है स्ट्रे केसेस में कुछ लॉस पे भी बेचा हो, पर ज्यादातर एफआईआईज और एफपीआईज ने, विशाल मैं आपको यकीनी तौर पे कह सकता हूं, उन्होंने इसको मुनाफे पे बेचा है। हमें लग रहा है कि हम लोगों को घाटा हो गया क्योंकि भारतीय निवेशकों ने मंदी नहीं देखी थी, खासकर जो 2020 के बाद आए थे, तो बियर मार्केट ही नहीं देखी हुई थी। तो एफपीआई एफआईआईज ने मुनाफे पे बेच के गए हैं, प्रॉफिट बुक किया है। और जो ये मैंने आपको कारण बताए, ये कारण रहे। एलटीसीजी समीर साहब को मैं बड़ा आदर देता हूं, उनकी इज्जत करता हूं। हो सकता है कुछ एफपीआईज एफआईआईज के दिमाग में ये बात हो कि जिस प्रकार बाकी की दुनिया की स्टॉक मार्केट्स और देशों ने कैपिटल गेन्स के ऊपर एग्जेम्पशन तक दे रखी है, जीरो कैपिटल गेन है बहुत सारे देशों में, तो वो भारत सरकार से भी यही उम्मीद कर रहे होंगे। अब जब उम्मीद खरी नहीं उतरती है तो हो सकता है कोई एफपीआई और एफआईआई जो इसके कारण बेच के गया हो, परंतु खाली यही रीजन हो, ये मैं कतई स्वीकार नहीं करता हूं निजी तौर पर। जी सर, आपकी बात से मैं सहमत भी हूं, और कोटक महिंद्रा बैंक के एएमसी के एमडी जो नीलेश शाह साहब हैं, उन्होंने भी ये बात दोहराई थी। उन्होंने कहा था कि भारत सरकार को कुछ नीतिगत उपाय करने होंगे, जैसे आईपीओज और ओएफएस में, ऑफर फॉर सेल में विदेशी निवेशकों के लिए विशेष कोटा और छूट का प्रावधान देना होगा। सेकेंडरी मार्केट में एफपीआई को प्राथमिकता देनी होगी। एफपीआई निवेश पर सरकार की ओर से गारंटेड रिटर्न, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की मैं बात कर रहा हूं वो, और केवाईसी और आईटीआर फाइलिंग से भी छूट देने की बात की जा रही थी। आप इन चारों जो तर्क है उससे आप कितने सहमत नजर आ रहे हैं सर? देखिए, नीलेश साहब भी बहुत ही अकम्पलिश्ड मार्केट के प्लेयर हैं, और जो उन्होंने बातें करी मैं उससे सहमत हूं कि सरकार को कुछ विशेष रियायतें देनी चाहिए एफपीआईज और एफआईआईज को। रिटर्न फाइलिंग है, ओएफएस से रिलेटेड है, सेकेंडरी मार्केट से रिलेटेड है, मैं इस बात से सहमत। पर मुझे लगता है कि सरकार शेयर मार्केट को लेके टैक्स के मामले में, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, मैं क्योंकि एक टैक्स एक्सपर्ट भी हूं तो आपको ये बता सकता हूं, मुझे लगता है कि सरकार टैक्स के मामले में शेयर मार्केट को लेके कोई बहुत ज्यादा दिलदार कभी नहीं होने वाली है, क्योंकि सरकार को ये लगता है कि ये एक ऐसा इनकम का सोर्स है जहां आप इन्वेस्ट करिए और आप कुछ टाइम तक बैठे रहिए, आपको पैसा आ जाता है। मुझे लगता है सरकार को अगर टैक्स रियायतें देनी है तो वहां देगी जहां पर लोग थोड़ा सा प्रोएक्टिव इनकम, जिसको हम कहते हैं, प्रोएक्टिव इनकम से मेरा मतलब सैलरी है, बिजनेस है और बाकी बिजनेस, उस पर सरकार आप देख, और पीछे आप अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो ये बात सच भी है कि सरकार शेयर मार्केट को लेके, ठीक है बदलाव हुए, ऐसा नहीं हुआ कि बदलाव नहीं हुए हैं, पर ऐसा कोई लैंडमार्क वाला बदलाव जहां की पूरा माफ कर दिया गया हो, ये कर दिया होगा। मुझे लगता है सरकार के लिए सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट मायने रखती है, पर इतनी भी मायने नहीं रखती कि वो इतना लंबा चौड़ा, अनलेस की कोई बहुत ड्रास्टिक नहीं हो जाता है। देखिए, शेयर मार्केट देश की अर्थव्यवस्था का एक सूचक होता है, पर डायरेक्ट सूचक नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। इट्स एन इंडिकेटर बट नॉट अ डायरेक्ट इंडिकेटर। सो देयरफॉर गवर्नमेंट विल नेवर डू एनीथिंग which is drastically different on share market, because for government, although government wants that share market should flourish healthily, वो एक स्वस्थ तरीके से आगे बढ़ती रहे, पर खाली सरकार की नीतियों पे शेयर मार्केट चलती रहे, मुझे नहीं लगता कि सरकार इस बात पे विचार करती। जी सर, चूंकि आप कह रहे हैं कि आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, तो सर आपसे एक इकोनॉमी से जुड़ा हुआ सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं। कल एक और जो है बहुत ही बड़ी खबर आई, कहा जा रहा है कि शेयर मार्केट की बिकवाली की वजह से रिटेल सेल्स के आंकड़े जो हैं वो गिरते हुए नजर आए हैं। आप देखिए, दोपहिया वाहन, लग्जरी कार, स्मार्टफोन, फ्रिज, टीवी और प्रीमियम कपड़ों की बिक्री पर इसका जो साफ असर है वो दिखाई दे रहा है। फरवरी महीने में जो इनकी बिक्री है वो बुरी तरह से पिटी है। तो कंज्यूमर गुड्स की बिक्री पर जो बाजार की गिरावट भारी पड़ रही है, अब इस पर आप क्या कहेंगे सर, और इस खबर को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, थोड़ा सा स्लो डाउन है, ये बात तो सच है। मैं खाली कह नहीं रहा, मैं अर्थशास्त्री हूँ, मैं 200 से ज्यादा प्लेटफॉर्म पे एज एन अर्थशास्त्री जाता हूँ, और आई स्पीक, आई एम ए डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स। खाली मैं कह रहा हूँ मैं अर्थशास्त्री हूँ, इसलिए मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, आई एम इकोनॉमिस्ट बाय क्वालिफिकेशन आल्सो। तो मैं आपको, देखिए,
इकोनॉमी के कुछ पॉकेट्स में स्लो डाउन है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हालांकि ऑफशूट दिखाई दे रही हैं, कहीं कहीं हमें जीएसटी कलेक्शन आप देखें, 1,84,000 करोड़ की जीएसटी कलेक्शन अभी निकल के आई हैं सामने, हमने देखा। तो 1,84,000 की जीएसटी कलेक्शन ये बताती है कि आपकी ग्राउंड लेवल पे है वो अच्छी पर पॉकेट्स में है। तो पॉकेट्स में हमें स्लो डाउन दिखाई दे रहा है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अब ये जो क्वार्टर है जनवरी मार्च वाला, बहुत ही क्रूशियल क्वार्टर है। इस क्वार्टर में हमें समझ में आएगा, क्वार्टर एंड होने पे जब सारे के सारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जब निकल के आएंगे तो हमें समझ आएगा कि ये किन किन पॉकेट्स में ज्यादा नजर आ रही है। पर ये सच है, और वैसे भी फरवरी मार्च के आसपास क्योंकि क्लोजिंग का टाइम होता है तो आपको कुछ सेक्टर्स में थोड़ी सी एब नॉर्मल मूवमेंट दिखाई देती है। किसी किसी सेक्टर में सेल एकदम बढ़ जाती है, किसी किसी सेक्टर में सेल एकदम घट जाती है। कुछ लोग नए फाइनेंशियल ईयर में अपनी व्हीकल परचेज करना चाहते हैं कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको, कुछ लोग डेप्रिसिएशन लेने का लेना चाहते हैं, कुछ लोग नए फाइनेंशियल ईयर में लेना चाहते हैं, इससे भी फर्क पड़ता है। दूसरा ये है कि अभी फेस्टिव सीजन निकल के चुका है, दिवाली, दशहरा और जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, तो थोड़ा सा जनवरी मार्च क्वार्टर में कई दफे स्लो डाउन देखा जाता है। बिल्कुल ये मार्केट पे काउंट करेगा। अगर आपकी देखिए, स्टॉक मार्केट इज अबाउट अर्निंग्स, तीन चीजें मार्केट को गवर्न करती हैं, अर्निंग्स, अर्निंग्स एंड अर्निंग। अगर अर्निंग्स नीचे जाएंगी तो मार्केट अपने फंडामेंटल्स पे जब जाके सेटल करेगी तो वो बॉटम लाइन और टॉप लाइन दोनों देखी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कम से कम बॉटम लाइन तो जरूर ही देखी जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि ये स्लो डाउन आपको मार्केट में इंपैक्ट देता दिखाई देगा। हाल में जो आपने मार्केट में गिरावट हमने देखी है, उसमें से एक मुख्य कारणों में से मैं कॉर्पोरेट रिजल्ट्स को मानता हूं, इसमें मुझे बिल्कुल भी कोई शंका नहीं है। जी शरद सर, अब एक व्यक्ति है उसको बहुत जबरदस्त फायदा हो रहा है सर, वो है भारत सरकार। कहा जा रहा है कि जो कैपिटल गेन्स टैक्स से सरकारी रेवेन्यू जो सबसे ज्यादा आता है सर, उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कहा जा रहा है कि विदेशियों की बिकवाली से केंद्र सरकार के कैपिटल गेन्स टैक्स का जो कलेक्शन उसको अच्छा खासा बूस्ट होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब मैं कुछ आंकड़े आपके सामने पेश कर रहा हूं। फाइनेंशियल ईयर 2023 में सरकार को सर एलटीसीजी से 86,000 करोड़ रुपए मिले थे। एक साल आगे की बात की जाए, यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात की जाए, तो ये 86,000 करोड़ का जो आंकड़ा है वो 98,681 करोड़ रुपए हो गया। मेरा आपसे सवाल है सर कि क्या बाजार की आफत में भी सरकार की बल्ले बल्ले होने वाली है? क्योंकि देखिए, पोर्टफोलियो जो है आम निवेशक का, रिटेल इन्वेस्टर्स का, अगर उसका एसआईपी का अगर आप देखिए तो उसमें भी 20% का डाउन है, और अगर मार्केट का देखिए, इक्विटी होल्डिंग्स उसकी देखिए तो 20 से 30-40% का डाउन। लोग कह रहे हैं कि हमें नुकसान हो रहा है और सरकार अपनी झोली भर रही है। देखिए, दोनों, मैं बिना सरकार का पक्ष लेते हुए ये बोलूंगा कि दोनों की झोली भरने का जो सोर्स है वो डिफरेंट है। पहली बात तो ये समझनी होगी, सरकार की झोली भर रही है टैक्स से, लोगों की झोली खाली हो रही है मार्केट के गिरने से। पहले हम मुझे लग रहा है मिक्स कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा सकते हैं आपके कमेंट बॉक्स में, बार बार वो डाल सकते हैं ये सरकार का चमचा है, ये सरकार की चमचागिरी कर रहा है, ये कर रहा है। पर फंडामेंटल तौर पे हमें समझना होगा कि दोनों का सोर्स अलग अलग है। सरकार, और देखिए मेरा स्टैंड विंडिकेट होता है। आपने जो आंकड़े दिए हैं विशाल, ध्यान दीजिएगा, इन आंकड़ों से मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बात कही थी, मैंने थोड़ी देर पहले ये बोला था कि एफआईआईस और एफपीआईस यहां पर मुनाफे पे अपना सामान बेच के जा रहे हैं। ये बात अभी मैंने बोली थी। और सरकार की टैक्स कलेक्शंस उससे इंप्रूव हो रही है। नेचुरली जब वो बेचेंगे और मुनाफे पे बेचेंगे तो सरकार को कैपिटल गेन तो आएगा ही आएगा। और जहां तक लोगों की बात है, मुझे इस बात का खेद है कि जो लोग एसआईपी में अपनी खून पसीने की मेहनत की कमाई जिन्होंने डाली है पिछले चंद सालों में, उनको आज घाटा सहना पड़ रहा है। पर मैं उनको ये सलाह देना चाहूंगा मनी9 के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि देखिए, आप लंबे वक्त के अगर निवेशक हैं, 5 से 10 साल का आपका होराइजन है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। असल में होता क्या है, मैं बताऊं आपको, ये जो आजकल मोबाइल ऐप पर आपकी एनएवी दिखाई देती है ना जी, मैं सबसे बड़ा कारण विशाल इसको मानता हूं लोगों के घाटे का। क्योंकि लोग निवेशक बन के आते हैं और आपको हैरानी होगी, एसआईपी में भी ट्रेडर बन के रह जाते हैं। वो लंबी अवधि के लिए आते हैं पर बहुत छोटी अवधि में अपने छोटे प्रॉफिट को लेके या घाटे को लेके चले जाते हैं। तो मैं सलाह ये दूंगा कि वो लंबे वक्त तक इसमें बने रहे, देर तक इसमें बने रहे। 5-10 साल का आप होराइजन लेके चलेंगे तो ये गिरावट आपको बिल्कुल भी कोई इंपैक्ट नहीं करेगी। क्योंकि एसआईपी में की खूबसूरती यही है कि आपको हर लेवल पे वो एंट्री दे रही है। हर महीने जितना भी आपने फ्रीक्वेंसी फिक्स किया हुआ है, हर क्वार्टर जितना भी फिक्स किया हुआ है, वो आपको हर पॉइंट पे एंट्री दे रही है।
तो जब आपको एसआईपी हर पॉइंट पे एंट्री दे रही है, तो आप हर पॉइंट पे गिरे हुए को भी खरीद रहे हैं, कम गिरे हुए पे भी खरीद रहे हैं, ज्यादा गिरे हुए पे भी खरीद रहे हैं। जी। तो मुझे लग रहा है ऑन एन एवरेज आपको लॉन्ग लॉन्ग टर्म में उसमें फायदा होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सब्र चाहिए, थोड़ी पेशेंस चाहिए। ये सच है कि 2020 के बाद आए हुए निवेशकों ने मंदी नहीं देखी। मुझे मार्केट में 35 साल हो गए, मैंने बहुत मंदी देखी है, और बियर फेस को सहन करने की स्ट्रैटेजी, अब मैं समझता हूं इट्स अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर पीपल हु हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड रिसेशन और डिप्रेशन इन स्टॉक मार्केट। दिस इज द फेस। अब एक हिंदी में कहावत होती है, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, और मुझे लगता है कि इसमें से बाहर आएंगे। ट्रंप साहब एक बिजनेसमैन है, वो नहीं चाहेंगे कि दुनिया भर की मार्केट्स उनकी वजह से गिरती रहें। जी सर, आपने ट्रंप साहब का जिक्र किया, तो मैं अब आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ट्रंप, टैरिफ और उनकी ट्वीट, ये तीनों बहुत वायरल रहती है। पता नहीं चलता सर कि कब क्या वो बोल दें और उसका क्या इंप्लीकेशन ग्लोबल मार्केट्स पर, इंडियन इकोनॉमी पर, इंडियन शेयर मार्केट पर पड़ेगा। भारत सरकार के मंत्री पीयूष गोयल साहब अमेरिका दौरे पर हैं। वो इस दौरे से पहले कहते हुए नजर आए कि इंडिया जो है मदर ऑफ ऑल डील्स करेगी, लेकिन सर इसके उलट खबर ये आई कि 2 अप्रैल से 100% टैरिफ भारत पर लगाया जाएगा। इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं सर, और इसका क्या इंप्लीकेशंस पड़ेगा भारतीय शेयर बाजार पर, इंडियन इकोनॉमी पर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि 100% टैरिफ लगाया जाएगा 2 अप्रैल से। पहली बात तो मेरे ख्याल वो एक हेडलाइन न्यूज है, और उसको हेडलाइन ही रहने देना चाहिए। उसकी आप बारीकी में जाएंगे, देखिए इसकी बारीकी मैं आपको एक बारीकी समझा देता हूं, और मुझे लगता है इससे बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। और वो बारीकी ये है कि उन्होंने कहा कि जो हमारे ऊपर जितना टैरिफ लगाता है हम उतना टैरिफ लगाएंगे। अब इसमें मेरा सवाल ये बनता है कि क्या आइटम बाय आइटम चलेंगे? मैं उदाहरण लेता हूं कि हम टेक्सटाइल्स को उठा लेते हैं। भारत से टेक्सटाइल और क्लोथिंग जाता है अमेरिका, बहुत सारी चीजें जाती हैं, प्रेशस ज्वेलरी है, प्रेशस स्टोन्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, क्लोथिंग है, टेक्सटाइल्स है, खाने पीने की चीजें हैं, फूड प्रोडक्ट्स है, बहुत सारी चीजें जाती हैं। अब मान लीजिए हम टेक्सटाइल्स पे अगर रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करते हैं, तो भारत टेक्सटाइल इंपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। इसके चांसेस कम होते हैं। ये रेयर होता है कि एक ही प्रोडक्ट को आप इंपोर्ट भी कर रहे हैं और उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ट्रंप साहब ने अभी ये स्पष्ट नहीं किया है। ठीक है, कारों पर उन्होंने कहा आप अपनी गाड़ी भेजोगे, हम 100% से ऊपर 125% बीसीडी लगा देंगे, जैसे भारत में होती है। आप हमारी टेस्ला मंगाओगे, आप उसमें 15% करो, हम आपकी में 15% लगा देंगे, यहां तक तो चल जाएगा जी। पर ये आइटम बाय आइटम, मुझे लगता है पीयूष गोयल साहब का, मंत्री जी का वहां पर होना इस टाइम बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग है, क्योंकि आइटम बाय आइटम वो लिस्ट बना रहे हैं। एक एक आइटम पे बैठ के डिस्कस किया जाएगा। हो सकता है अमेरिका की कुछ कृषि, ट्रंप साहब चाहते हैं कि हमारा जो कृषि उद्योग है, हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट्स हैं, वो भी भारत में बिकने चाहिए। और भारत तो है ही कृषि प्रधान देश, तो हम अगर वहां के, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर गेहूं, चावल या बाजरा, ऐसी चीजें यहां पर आने लग गए जी, चलने की जरूरत है। और यही गोयल साहब वहां पर बैठ के मेरे हिसाब से कर रहे हैं कि वो आइटम बाय आइटम इसको उठा रहे हैं। और आइटम, मुझे लगता है कि सारी एक्सरसाइज समाप्त होने के बाद भारत इसमें काफी हद तक इम्यून हो जाएगा। ये जो उन्होंने पार्लियामेंट में घोषणा करी है, इससे भारत को इम्यूनिटी मिलेगी। 100% तो उन्होंने एक हेडलाइन बना दी कि गाड़ी पर है 125% बीसीडी लगती है, उस पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगती है। और आपको पता होगा विदेशी गाड़ियां यहां पर आती है, इसीलिए हम पहले टेस्ला को यहां पर एलॉन मस्क साहब लाना नहीं चाह रहे थे कि भाई आप लोग तो ड्यूटी, उन्होंने जाके शिकायत कर दी ट्रंप साहब से कि देखिए साहब मैं टेस्ला वाला लाना चाहता हूं, और ये तो उस पर 150% ड्यूटी ठोक रहे हैं। अब हुआ ये कि मस्क साहब आ गए सरकार में, वो तो डॉजी के हेड बन गए और वो तो ट्रंप साहब की राइट हैंड बन गए। तो उन्होंने कहा देखिए साहब आप इनको कम से कम बोलिए कि मेरी गाड़ी वहां पर जाने दी। और वही हम प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर गए, और आज बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में वहां पर जगह भी लीज हो गई है। दिल्ली में भी एरो सिटी में जगह लीज होने जा रही है, लोग रखे जा रहे हैं। आपको 1-2 महीने के अंदर सड़कों पे टेस्ला की गाड़ी दौड़ती दिखे तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। तो मुझे लगता है ये जो आइटम बाय आइटम हम चल रहे हैं ना, जो चाइना, मैक्सिको, कनाडा की अप्रोच फर्क है, पर हमारे लिए अच्छी बात यह है कि मंत्री जी वहां पर हैं और आइटम बाय आइटम होगा। तो मुझे लग रहा है भारत इस सारी घोषणाओं से, ये जो ट्रंप टैरिफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है ट्रंप साहब ने, इस वॉर से सबसे कम प्रभावित होगा तो भारत होगा। बल्कि मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूंगा, और आप मेरी बात को नोट करिएगा, मुझे लग रहा है भारत को अल्टीमेटली इस सारे से फायदा होने वाला है, क्योंकि चाइना से उनका खुलेआम ट्रेड डिक्लेयर हो गया है। अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता, विशाल, अमेरिका नहीं अफोर्ड कर सकता इतना बड़ा ट्रेड वॉर। या तो अमेरिका में फैक्ट्रियां लग जाए सारी। आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अमेरिका में जानते हैं, शायद लोग नहीं जानते हो, कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, जितनी भी कॉस्ट ऑफ एनर्जी, जितना बहुत महंगा है। तो या तो अमेरिका सब कुछ अपने यहाँ बनाने लग जाए, फिर ट्रंप साहब कहते हैं कि यहाँ तो कोई सामान नहीं आएगा, या फिर ट्रंप साहब अपने यहाँ महंगाई झेलने को तैयार है, इतने वो टैरिफ लगा देंगे, बड़ी मुश्किल से
3 साल बाद अमेरिका थोड़ा थोड़ा इस महंगाई के घेरे से बाहर आया है, ये हम सब जानते हैं। आज भी फेड के रेट्स, जेरोम पावल साहब बार बार बोलते हैं कि अभी हम इसको उस रफ्तार से नहीं घटाएंगे क्योंकि अभी महंगाई से हमें तसल्ली नहीं है कि वो चली गई है जी। और फिर से सोचिए, अगर वो जो महंगाई डायन है, अगर वो फिर से आ जाती है तो अमेरिका में तो हाहाकार मच जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये ट्रम्प साहब, और देखा अभी उन्होंने मेक्सिको कनाडा में अभी कुछ पोस्टपोन कर दिए हैं। जैसे कनाडा ने काउंटर टैरिफ अनाउंस किया, उन्होंने उसको होल्ड कर दिया। 2 अप्रैल तक के लिए जो कनाडा के ऊपर लगे थे वो होल्ड हो गए। तो ट्रम्प साहब दिस इज सो टिपिकल ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प कि वो पहले घोषणा करते हैं, फिर मुझे लगता है बाद में उसका जब इफेक्ट धीरे धीरे सिंक इन करता है तो उनको रियलाइज होता है कि थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई, अब वापस ले लो। और ट्रम्प साहब वापस लेने में उनको कोई शर्म नहीं आती है। अच्छी बात यह है कि उनको कोई रिग्रेट नहीं होता है, वो उसको वापस भी ले लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी बहुत जल्दी होगी ये कंक्लूड करना कि भारत के सामान के ऊपर 100% टैरिफ लग जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। पहली बात तो बहुत कम आइटम है जो 100% से ऊपर की लिस्ट में है, ये पहली बात ध्यान देना होगा। दूसरा, अभी वो टाइम दूर है 2 अप्रैल, तब तक के लिए पीयूष गोयल साहब जो वहां बैठे हैं, बहुत सारे आइटम्स को वो स्ट्रीमलाइन कर देंगे और आपको एक बहुत रैशनलाइज्ड टैरिफ स्ट्रक्चर भारत के संदर्भ में कम से कम दिखाई देने वाला है। बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि मेक्सिको, कनाडा, चाइना का भी जो टैरिफ स्ट्रक्चर है वो भी अंततः, हिंदी में शब्द होता है अंततः आपको रैशनलाइज होता दिखाई देगा। जिस हिसाब से घोषणा हुई है पार्लियामेंट में, उतना आपको सख्ती नहीं दिखाई देगी क्योंकि जमीनी तौर पर उसको इंप्लीमेंट करना इतना आसान काम नहीं है। जो हकीकत है वो इस घोषणा से थोड़ी सी दूर मुझे नजर आती है। जी शरद सर, आपकी बात से मैं सहमत भी हूं और देश के तमाम जो इकोनॉमिस्ट है वो भी ये बात कह रहे हैं कि इंडिया के लिए ये बहुत ही बड़ा अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो कह रहे हैं कि ट्रंप डी ग्लोबलाइजेशन की ओर जा रहे हैं। अमेरिकी सुपर पावर के मॉडल से ये बिल्कुल उलट है। डायरेक्ट टैरिफ पर अभी ट्रंप के टारगेट पर चाइना, कनाडा और मेक्सिको है और इंडिया को होमवर्क करने की जरूरत है। और होमवर्क कहां करने की जरूरत है सर? उन्होंने कहा कि 3 मोर्चे पर युद्ध स्तर पर काम करना होगा। वो 3 मोर्चा है सर, प्रोडक्शन, ग्रोथ, डिमांड। उनका कहना है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की जो जेब में पैसा आएगा और उससे जो इकोनॉमी की जो पहिया है, जो चक्का है, जो सर्कल है वो चलेगा। आप कितना सहमत है सर इस बात से? विशाल, क्षमा मांगते हुए मैं कहता हूं कि मैं इकोनॉमिक के दुनिया से आता हूं, अर्थशास्त्र की दुनिया से आता हूं। आप भी एक बिजनेस चैनल है। जो उन्होंने बताया कि रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि हम मैन्युफैक्चरिंग में जाइए तो हम सालों से बात कहते आ रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम है। मैन्युफैक्चरिंग में निवेश बढ़ना चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, उससे ग्रोथ होगी, उससे नौकरियां मिलेंगी। ये तो बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक्स है जो उन्होंने बात कही। हम इसको, उनकी सलाह को हमारी सर आंखों पर है। हम बिल्कुल, मैं समझता हूं प्रधानमंत्री मोदी इस पर फोकस कर रहे हैं और इस पर उनके कहने से पहले से ही फोकस हो रहा है। मैं उनको ये संदेश भी देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पहले से ही इस पर काम चल रहा है। मेक इन इंडिया नाम का एक प्रोजेक्ट भारत में बहुत साल पहले घोषणा हो चुकी है और लगातार फैक्ट्रियां लग रही हैं। आज हम 2.25 लाख करोड़ के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। घर घर में अब फैक्ट्री लगाने का अभियान चल रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी हम चाइना +1 की जो पॉलिसी है उस पर हम आ जाएंगे और बहुत जल्दी आपको भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनता दिखेगा जहां नौकरियां भी मिलेंगी और भारत को ग्रोथ भी मिलेगी। ट्रंप साहब की सलाह सर आंखों पर है, परंतु इस पे तो हम बहुत पहले से काम कर रहे हैं। तो बहुत बेसिक इकोनॉमिक्स है विशाल जो उन्होंने बात कही। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय मनी 9 को दिया। हमने आपसे आधे घंटे का समय मांगा था और आपको मैंने रिलीज करने का आग्रह करूंगा सर। मैं विशाल जाते जाते मैं क्षमा चाहूंगा, मैं कहीं सफर में हूं और उसकी वजह से थोड़ा सा मेरा नेटवर्क जो मेरा आपको मेरी खोपड़ी धीरे धीरे हिलती दिख रही है, हाथ धीरे धीरे हिलते हैं, वो नेटवर्क के कारण है। पर मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात जरूर पहुंच गई होगी। बहुत शानदार रहा सर, बहुत शानदार रहा चर्चा, बहुत शानदार। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।